चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 15 में, और चैप्टर नंबर 15 का नाम है डेप्रीसिएशन। सबसे पहले आप मुझको बताओ ये खाता कौन सा है, डेप्रीसिएशन होता क्या है। अगर आपको थोड़ी बहुत मेरी पुरानी बातें याद होंगी तो आप बोलोगे भैया डेप्रीसिएशन क्या होता है, एन माइनस मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है जी। कहानी की स्टार्ट करते हैं कि जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे आप किस लायक बन जाओगे। आपको सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन की मीनिंग पता चल जाएगी। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे, हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन में चर्चा करेंगे, कॉजेज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन देखेंगे, फैक्टर और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन देखेंगे। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, बस ठीक है, इतना करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो भाई साहब सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। क्या बोल रहे हैं कि डेप्रीसिएशन इज रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर और एफलेक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस और एक्सीडेंट। तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे एफलेक्स। एफलेक्स का मतलब क्या है, एफ्लेक्स दिख रहा ना, EFFLUX बोलो EFFLUX। एफलेक्स मतलब तबका। एफलेक्स ऑफ टाइम मतलब ये समझ लो जैसे जैसे समय बीतता रहता है, या ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या है, वही है क्या, तपता, OBSOLENCE। ऑब्सोलेंसेस मतलब हो गया पुराना पड़ जाना। ऑब्सोलेंसेस का मतलब हो गया पुराना पड़ जाना, या फिर क्या हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। तो ध्यान से इस चीज को समझना कि भैया है क्या। सबसे पहले समझना एक चीज तो मुझको यहाँ पे समझनी है कि भैया रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। किस में फोकस कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स में फोकस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। कारण क्या बता रहे हैं भैया, वियर एंड टियर हो सकता है, एफलेक्स ऑफ टाइम हो सकता है, या ड्यू टू ऑब्सोलेंस हो सकता है कि कोई चीज हमारी पुरानी हो जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर भाई साहब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने कहा एग्जाम्पल कि सपोज करते आपके पास है भैया फर्नीचर, ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू है मान लो 5 लाख रुपए। ये मानो साल के स्टार्टिंग पर इसकी बुक वैल्यू थी भैया यहाँ पे 5 लाख रुपए। अब इसकी बुक वैल्यू क्या हो गई, 4 लाख रुपए। तो जो जो आपको 1 लाख रुपए जो कम होते हुए दिख रहे हैं, यही आपका डेप्रीसिएशन है। सिंपल। किस में फोकस करा गया है, डेप्रीसिएशन। जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, जैसे ही आप डेप्रीसिएशन देखोगे तो भैया डेप्रीसिएशन किन चीजों का होता है, आप बोलोगे भैया डेप्रीसिएशन होता है फिक्स्ड असेट्स का। क्लियर। आगे आ जाओ अपनी पुस्तिका में जिसमें हमने बहुत पैसे खर्च करे हैं। लिखा हुआ फिक्स्ड असेट्स आर परचेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज। काहे के लिए हम खरीदते हैं भैया फिक्स्ड असेट्स को, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। ऐसा थोड़ा है कि आज हमने खरीदा और कल हमने बेच दिया, नहीं भैया, हम इसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम खरीदते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर यूज एवरी ईयर अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज फिक्स्ड असेट्स एक्सपायर। हर एक साल क्या होता रहता है, जितना हम उनको इस्तेमाल करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू कम होती रहती है। दैट इज या तो कंज्यूम्ड बोल लो, यूटिलाइज्ड बोल लो, या लॉस ड्यू टू वियर एंड टियर के कारण भी लॉस्ट हो सकता है। पैसेज ऑफ टाइम मतलब जैसे समय बीतता रहेगा। और ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है कि पुराना पड़ जाना। द मेजर ऑफ दिस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज टर्म्ड एज अ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग। कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इनको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आपको डेफिनेशन एक स्पाइसर एंड पैगलर ने दी हुई। ये बोलते हैं डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड हैज अ मेजर ऑफ द एग्जॉस्शन ऑफ इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन असेट फ्रॉम एनी कॉस्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। R.N. कार्टर ने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स फ्रॉम एनी कॉज। और उसके बाद अगर आप दोनों डेफिनेशन को देखो तो सिंपल आपको बोल रहे हैं असेट्स की वैल्यू क्या हो जानी, कम हो जानी। कारण क्या हो सकते हैं, वियर एंड टियर का कारण हो सकता है, ऑब्सोलेंसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, ये सब चीजें। ठीक है। Depreciation means allocation of a depreciable cost less scrap value of the fixed assets in a systematic manner over its estimated useful life। ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पर, फिर यहाँ पर मैं बात करूंगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पर। एग्जाम्पल यहाँ पे भाई साहब जरा ध्यान से यहाँ पर देखना। मैंने कहा कि सपोज करते हैं आपके पास कोई मशीनरी है,
आपने कोई मशीनरी परचेस करी जो आने वाले 10 सालों तक चलेगी, कितने सालों तक? 10 सालों तक। और ये मशीनरी सपोज करते हैं आपने 10 लाख की खरीदी, कितने लाख की? 10 लाख। तो सपोज करते हैं, ध्यान से इस चीज को समझना, आपने एक मशीनरी खरीदी जो आने वाले 10 सालों तक चलेगी, कितनी कीमत है इसकी? 10 लाख है। तो मैं बोलने वाला हूँ कि सपोज इसका मतलब इसमें मैं अगर मैं सिंपल लेके चलूँ तो उसमें 1 लाख रुपए हर साल के हिसाब से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भैया? डेप्रिसिएशन बोल सकता हूँ। क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान से इस चीज को समझो कि जब इसका लास्ट ईयर था, ध्यान से समझना, 10th year। जब की बात मैं बोल रहा हूँ, जब Last इसका लास्ट ईयर था, 10th ईयर था, तो आपने इस मशीनरी को बेच दिया। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मतलब होता है कबाड़। ठीक है। कबाड़ के भाव जब आपने इसको बेचा, आपको मान लो कि इसके 1 लाख रुपए मिल गए एग्जाम्पल के तौर पर। 10 साल यूज कर भी दी आपने, एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, उसको 10 साल इस्तेमाल भी कर लिया, उसको आपने जब बेचा तो आपको उसके 1 लाख रुपए मिल गए। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि भैया जब आपसे कोई पूछे कि भैया डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो आप बोलोगे जितने का मैंने वो परचेज करा था, मतलब कॉस्ट माइनस जो मुझको वापस जो पैसा मिला स्क्रैप वैल्यू, वही तो आपका डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर? जैसे कि सपोज करते कॉस्ट थी कितनी भैया? 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तुमको स्क्रैप के मिल गए, तो कितना? 9 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा भाई साहब? Depreciation। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई? तो डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन क्या है? याद रखना, एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। फॉर एन एंटिटी एंड इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कर चुके हो मेरे साथ, है ना? तो वहां पर आपने डेबिट में डेप्रिसिएशन दिखाया भी है। और मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग पर ही बताया था कि भैया क्या है? एन माइनस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं बार बार बच्चों को क्या बोलता हूँ, मैंने कहा कि भैया डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। और इसको और डिटेल में आप बोल सकते हो नॉन कैश एक्सपेंस। क्योंकि जब इस फर्नीचर की कीमत कम होती है, आपको पैसे जाते हुए नहीं दिखते, लेकिन खर्चा तो होता ही है। एक्सपेंस बोलना है इसको। ठीक है। क्लियर हुआ? टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अगर आपको भैया पूरे साल भर का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो भैया आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अपने दिमाग में पिक्चर लेकर आओ, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझाया था और डेबिट में हम लिखते थे टू डेप्रिसिएशन। आ रहा समझ में? ठीक है। फिर टू शो द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोपोजिशन, मतलब बैलेंस शीट बाय शोइंग अ फिक्स्ड असेट्स एट देयर फेयर वैल्यू। तो उसमें आपको याद आ रहा होगा कि बैलेंस शीट में जब हमारे पास असेट्स थे उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाते थे, जहाँ पे तुम गलतियां करते थे बार बार रिप्रेजेंटेशन में, अब वो गलतियां मत करना। ठीक है। क्लियर हो रही है? आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज और ऑल टेंजेबल असेट्स। ध्यान से समझना, सब पे लगेगा भैया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सब पे लगने वाला है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या? टेंजेबल फिक्स्ड असेट्स। टेंजेबल फिक्स्ड असेट्स वो होते हैं जिच वी सी एंड टच, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके टेंजेबल फिक्स्ड असेट्स हो जाएंगे। सिर्फ किसको छोड़ के? फ्री होल्ड लैंड को छोड़कर। समझ में आया? जमीन को जब आप छोड़ दो, सिर्फ उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दी जाएगी। फ्री होल्ड लैंड क्यों लिखा हुआ है? कि भैया उसमें वो मेरा लैंड, उसमें मैंने किसका कुछ देना नहीं, तो उसको छोड़ दो। वो क्या होता है? एप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट मतलब बढ़ता है लैंड। लैंड की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। लैंड को छोड़ दोगे तो बाकी जितने भी टेंजेबल असेट्स हैं सबकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट अ फ्री होल्ड लैंड हैज अ इनफाइनाइट लाइफ व्हाइल अदर्स फिक्स्ड असेट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ। समझ में आया? कि जो आपके पास जो लैंड होता है, जो क्या होता है? लैंड होता है, जो फ्री होल्ड लैंड है, उसकी कैसी लाइफ है? इनफाइनाइट लाइफ है। लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी असेट्स हैं उनकी लिमिटेड लाइफ है। कोई दिक्कत? तो मैंने आपके साथ पहला पॉइंट चर्चा कर लिया, इसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, तो ध्यान से इस चीज को समझ लेना। दूसरे पे हम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन हम देखते हैं कि भैया डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर, पहला, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालने का अभी नोट्स बनाओगे, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे करके लिखोगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट में से हम क्या माइनस करेंगे? स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे ऑफ टेंजेबल असेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है भैया? डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग डेप्रिसिएबल कॉस्ट। कैसे निकलती है? कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल से भी समझाया था। किसका? ऑफ टेंजेबल असेट्स का। सिर्फ किसका? टेंजेबल असेट्स। टू एक्सपेंस ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमेटिकल मैनर। एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि सपोज करते हैं आपके पास एक मशीनरी है, तो आपको पता है कि आप उस मशीनरी के बेसिस में क्या करते हो? प्रोडक्शन करते हो। आपको पता है कि भैया इसकी लाइफ है 10 साल, 10 साल बाद को नई मशीनरी की जरूरत
पड़ेगी, यस तो आप उतना प्रॉफिट अपना कम करते हुए चलते रहते हो। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, मेरे साथ जाओ, सोचो, आपको सामने प्रॉफिट एंड लॉस दिखना चाहिए, हाँ उसमें आपको डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन दिखना चाहिए। जब आप डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट को तो कम कर रहे हो। हाँ आ रही मेरी बात समझ में? कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट को तो कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे। तो इसलिए कर रहे हो कि भैया कल के दिन आप नया मशीनरी खरीद सको। समझ में आया? आया इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। अगर मैं बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट को फिर से जाओ, आंखें बंद करो, बैलेंस शीट आपको दिखनी चाहिए, असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन दिखना चाहिए। हाँ। तो सेकंड वाला पॉइंट वही बोल रहा है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। तीसरा, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एवरी ईयर। हर एक साल देना पड़ता है भैया डेप्रिसिएशन, ठीक है। हर एक साल देना पड़ता है। बिकॉज द बुक वैल्यू इज रिड्यूस ईदर, क्या हो गया इसको, बुक वैल्यू इज रिड्यूस ईदर बिकॉज ऑफ इट्स यूज और विद द पैसेज ऑफ टाइम। समझ में आया? बुक वैल्यू कब कम होती है? जब आप उसको इस्तेमाल करोगे और जब समय बीतता रहेगा। तो समझ में आया? किन की वैल्यू कम होने की बात कर रहे हैं हम? टेंजेबल एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स और टेंजेबल एसेट्स की। टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी सी एंड टच। समझ में आया? फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इट अकर्स ग्रेजुअली यूजलेस, there is a quick physical deterioration or obsolescence due to the technological development। ऐसा भी हो सकता है कि भैया अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जैसे कि सपोज करते हैं, मैंने कहा टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वैल्यू उसकी बिल्कुल कम हो गई। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे ऐसा? पहले हम वो वाले फोन यूज करते थे, कीपैड वाले, अब टच आ गए। तो जैसे ही जब टच आया तो कीपैड वालों की वैल्यू खत्म हो गई बिल्कुल। ऐसा भी तो हो सकता है भैया, जैसे टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए। It is not a process of valuation of a fixed assets but accounting of expansion of each year। important point, बहुत सुंदर important point है पांचवा वाला। क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं इट इज़ नॉट अ, भैया हम फिक्स असेट्स की वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम फिक्स असेट्स की कोई वैल्यूएशन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम एक्सपेंस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तुम मुझे बोलो कि भाई तू बताना क्या चाह रहा है? मैंने कहा तुम्हें अगर ध्यान हो तो मैंने तुम्हारे साथ इससे पहले एक चैप्टर करा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट वाला। तब आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर आप लिखते थे टू डेप्रिसिएशन। याद आ रहा? आ ही दिया है, ठीक है। ये तो जब आप ये करते थे, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, मानो कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट था मान लो 5 लाख रुपए का। आपने अगर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखा दिया, प्रॉफिट सिर्फ कितना बच रहा है आपका? 4 लाख। तो अब हम यही वाला पॉइंट यहाँ पे समझना, देखो क्या बोलते हैं वो बोल रहे हैं इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स का प्रोसेस नहीं है, वो हम अलग तरीके से हम करते हैं, बल्कि हम अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, हर एक साल अपने खर्चों को दिखाना चाह रहे हैं। बिजनेसमैन क्या करता है? अपने खर्चे ज़्यादा दिखाता है। अगर जब कल के दिन तुम जब बिजनेसमैन बनोगे तो अपने खर्चे सारे के सारे जितने भी तुम खर्चे करोगे सबके सब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तुम बोलोगे ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से मैं बोलूँगा आपका प्रॉफिट कम आएगा। तुम बोलोगे उससे क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा, आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। फिर तुम बोलोगे टैक्स काय में पे करना पड़ता है? मैंने कहा प्रॉफिट में पे करना पड़ता है। क्लियर भाई साहब? क्लियर। अगला, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज फॉर अ टेंजेबल असेट्स सच एज अ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। द टर्म यूज इन दिस केस ऑफ अ वेस्टिंग असेट्स इज डिप्लेशन एंड फॉर द इंटेंजेबल असेट द टर्म इज अमोर्टाइजेशन। देखो ध्यान से समझ लेना। अब मैं तुमको यहाँ पर क्या बात कह रहा हूँ, हम जो डेप्रिसिएशन हो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? टेंजेबल फिक्स्ड असेट्स के लिए। और जो हम जो डिप्लेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेस्टिंग असेट्स के लिए करते हैं, और जो इंटेंजेबल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताओगे भैया वेस्टिंग असेट्स क्या होते हैं। लिखो अपनी कॉपी में, आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताओगे भैया ये वेस्टिंग असेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे 7th वाले पॉइंट पर आ जाओ। डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस। अभी मैंने चर्चा करी, कौन सा है भैया? नॉन कैश एक्सपेंस। देयर इज अ नो आउटफ्लो ऑफ कैश व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज। समझ में आया? क्या आउटफ्लो ऑफ कैश होता है? तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं, कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है, नहीं होता है। डेप्रिसिएशन क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसा? इनडायरेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट मतलब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुमने थोड़ा बहुत तो मेरे साथ फाइनल अकाउंट कर ही लिया। तुम बोल रहे हो कि मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो दैट मीन्स कहाँ आएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, के डेबिट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब हमने आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर ली। ध्यान रखना कि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसके नोट्स बना के चलना है। ठीक है।
है। अब हम बात करते हैं भैया इन तीनों को समझते हैं कि भैया डेप्रिसिएशन क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है, डिप्लेशन क्या है। हाँ। The term depreciation, amortization and depletion have different meaning as follows। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले हम बात काय पे करेंगे, तो लिखा हुआ कि डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वियरिंग आउट, कंजम्पशन और लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ डेप्रिसिएबल असेट्स बिकॉज ऑफ यूज, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय बीतता रहेगा, obsolences. It is an allocation of a cost of a fixed assets as an expense over its estimated life in a systematic manner। मैं पूछूंगा बाद में, ये मत बोलना कि तुमने नहीं बताया था, ये मैं 4 बार तुमको बताने वाला हूँ। ये क्या करना चाह रहे हैं, जब हम डेप्रिसिएशन निकालते तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, जो हमारी जो लागत लगती है। अभी सपोज करो मुझको एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो मान लेते हैं कि मैंने अगर आज वॉशिंग मशीन में सपोज करते 30,000 रुपीज़ खर्च करें। ठीक है। कितने रुपए? 30,000 रुपीज़। कितने? 30। तो वो मुझको बोलेंगे भैया वॉशिंग मशीन कितने समय तक चलेगी। सपोज करते दुकानदार मुझको बोला कि भाई साहब ये वॉशिंग मशीन 10 सालों तक चलेगी। ठीक है। समझ में आया? तो भले ही आज मेरी जेब से 30,000 रुपये चल जाएंगे, भले ही आज मेरी जेब से 30,000 रुपये चल जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें अपनी किताबों में हर एक साल धीरे धीरे खर्च करके दिखाऊंगा। नहीं आया समझ में? तो हर एक साल में क्या करूंगा, धीरे धीरे करके उसको दिखाऊंगा। सपोज करते मैं हर एक साल बोलूंगा मेरी मशीन 3,000 की कम हो गई इस साल, फिर 3 की कम होगी, फिर 3 की कम होगी, फिर 3 की कम होगी। तो क्या लिखा हुआ, इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, जो कितनी थी 30,000। हमको उसको क्या करना है, एक्सपेंस के तौर पर दिखाना है। जैसे मैंने कहा मैं हर एक साल 3,000 रुपये दिखाऊंगा ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, 10 सालों तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस चार्ज ऑन ऑल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सब में लगता है सब में लगेगा। ठीक है। जितने भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होंगे सब में लगने वाला है। यूजफुल लाइफ ऑफ विच इज लिमिटेड, सिंस यूजफुल लाइफ ऑफ फ्री होल्ड लैंड इज अनलिमिटेड। समझ में आया? डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑफ इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, इज चार्ज ऑन ऑल टेंजिबल एसेट्स। किस पे लगता है? ऑल टेंजिबल एसेट्स पर लगेगा। यूजफुल लाइफ ऑफ विच इज लिमिटेड, उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो क्या होती है, क्योंकि लिमिटेड होती है। कोई तुमसे पूछे कि भैया डेप्रिसिएशन क्यों लगता है भैया सब में, तो सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स में, क्योंकि आप बोलोगे भैया उनकी यूजफुल लाइफ क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्योंकि तुम आप तेज बच्चे तो तुम बोलोगे एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। समझ में आया? क्यों उस पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है। बहुत तेज हो यार, कम बड़ी बात नहीं है। यूजफुल लाइफ ऑफ फ्री होल्ड लैंड इज अनलिमिटेड, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन इट। दूसरा है अमोर्टाइजेशन। दूसरा वर्ड क्या आ रहा? अमोर्टाइजेशन। ध्यान से समझते हैं। Amortization is a gradual and systematic writing off of an intangible assets over its estimated useful life। जैसे कि पेटेंट्स हो गया, परचेज गुडविल होगी, कॉपीराइट हो गया, आर इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? विच वी कांट सी एंड टच। हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम उनको छू नहीं सकते हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम उनको छू भी नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन फिर भी तो उनकी वैल्यू कम होगी। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से मेरी बात को समझो। एक कंपनी है, फार्मर्स कंपनी, समझते हो कौन सी होती है? फार्मर्स नहीं, फार्मा दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती है उनको बोलते हैं फार्मा कंपनी। ठीक है। ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है सुदीप फार्मा लिमिटेड। तो सुदीप फार्मा लिमिटेड क्या बनाती है भैया? दवाई बनाती है। सपोज करते इन्होंने दवाई बना दी, दवाई बनाई इन्होंने कोविड के टाइम पर। ठीक है। कोविड-19 की वैक्सीन इन्होंने ये बनाई। तो सरकार ने कहा ध्यान से मेरी, अब जब तुमने इसका तो जब तुम कोई दवाई बनाओगे तो उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लोगे, क्योंकि उसका आविष्कार तो तुमने ही करा ना। तो सरकार ने कहा कि भाई एक काम करना, आने वाले 10 सालों तक, सपोज करते हैं आने वाले 1 2 3 4 5 या जो भी है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 साल तक इस जितनी भी दवाइयाँ बिकेंगी वो सिर्फ तुम्हारे नाम से बिकेंगी। ये फॉर्मूला कोई और नहीं बना सकता। तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ गई कि भैया अब जितनी भी दवाइयाँ बिकेंगी उससे बेनिफिट तुमको ही होने वाला है। सुदीप फार्मा लिमिटेड को ही होएगा। लेकिन 6 साल बाद तो सब इससे दवाइयाँ बना सकते हैं। आया समझ में? तो तुम्हें 6 साल का क्या है, तुम्हारे पास पेटेंट है। क्या है? पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स होता है। समझ में आया?
अब तुमको पता है कि धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो रही, कम होती रह रही, तो आप इसको राइट ऑफ करते हुए चलते रहोगे हर एक साल। ठीक है। क्लियर हुआ भाई साहब? इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन इज अ ग्रेजुअल धीरे धीरे ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे कि पेटेंट्स हो जाएगा, परचेज गुडविल हो जाएगी, कॉपीराइट्स हो जाएगा, सबके सब आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स है। इट्स कॉस्ट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। धीरे धीरे करके हम उसको कम करते हुए चलते रहते हैं। एक और आता है भैया डिप्लेशन, डिप्लेशन। तो डिप्लेशन इज द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग असेट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्वेरिंग माइन समझ रहे हो, माइंस, कोल की खदान वगैरह ये सब चीजें। तो एक्सट्रैक्शन रिड्यूसेस द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग ऑफ कोल फ्रॉम अ कोल माइंस इज अ डिप्लेशन ऑफ अ कोल स्टॉक। समझ में आया? तो अब ध्यान से समझो। तुमने वो देखी केजीएफ? हाँ। केजीएफ में क्या होता है, कोल माइन वाला ही होता है इसमें। अब नहीं, सपोज गोल्ड माइन। अच्छा, वो गोल्ड माइन होती है। सपोज करो उनकी अब केजीएफ दूसरी वाली है, ठीक है, कोल माइन। केजीएफ भोजपुरी है, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो कोल निकाल रहे हैं। कोल ठीक है। क्या निकाल रहे हैं? कोल। तो जितनी ज्यादा कोल निकालते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, तो वहां पे कोल कम तो होता रहेगा। उसको हम बोलते हैं डिप्लेशन। ठीक है। और यही आपके क्या होते हैं, वेस्टिंग असेट्स होते हैं। होमवर्क करोगे, जाके देखना है, इसको पूरा समझ में आएगा। ठीक है भाई जी। तो आपका हमने तीसरी चर्चा भी आपके साथ पूरी कर ली। अब हम पहुंचते हैं आपके साथ चौथी चर्चा में। तो लिखा हुआ कॉजेज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भैया डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है। मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। ये तो कॉफी है। हाँ जी भाई जी, कॉजेज और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। द कॉजेज और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर, पहला यूज ऑफ assets leads to its wear and tear and thus result in a decrease in its book value। भैया हर फिक्स्ड एसेट्स की एक यूजफुल लाइफ होती है। आप उसको इस्तेमाल करोगे, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। स्वाहा यूसा। एफुलेक्स ऑफ टाइम, सम असेट्स हैव अ डेफिनेट लाइफ पीरियड, जैसे कि लीज वगैरह। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ द असेट्स विल सीज टू एग्जिस्ट। सपोज करते हैं कि भैया आपने एक पेट्रोल पंप ले रखा है। ठीक है। आपने पेट्रोल पंप ले रखा है, वो लीज में, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे लीज मतलब होता है लॉन्ग टर्म रेंट। तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो, मैंने कहा पेट्रोल पंप आपके पास 20 सालों तक है। कितने सालों तक? 20 सालों तक। 20 साल बाद वो आपके हाथ से चल जाएगा। समझ में आया? तो 20 साल तक जितना भी आप कमाओगे आपके मजे ही मजे। ठीक है। लेकिन भैया 20 साल बाद तो चल जाएगा, तो भैया समय जैसे ही बीतता रहेगा तो उससे मिलने वाला बेनिफिट आपको कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी हो जाएगी, असेट्स आपके हाथ से चल जाएगा। ऐसे जो प्लांट एंड मशीनरी, क्या उनकी कोई डेफिनेट लाइफ होती है? नहीं, मे नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ। इन देयर केस द लाइफ इज एस्टिमेटेड। हम उनको क्या करके चलते हैं? एस्टिमेट करके चलते हैं। आए समझ में? कैसे करके चलते हैं? एस्टिमेट मान के चलते हैं। ठीक है। एस्टिमेट के करके। ठीक है। Obsolescence, it means a state when an asset becomes obsolete due to product of a better quality being available। आजकल टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं। हाँ। मैं अगर टेक्नोलॉजी में देखने जाऊंगा तो भैया 6 महीने पहले कोई टेक्नोलॉजी होगी, आज कुछ होगी। तो जैसी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाएंगे, जैसी ही टेक्नोलॉजी पर चेंजेस हो जाएंगे, पुरानी वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्सोलेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। If a better machine comes in the market, old machines have to be scrapped, even though they are capable of being used, because use of a new machine may lead to a lower cost of production। ठीक है। एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स लॉस मे बी परमानेंट बट इज नॉट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल। एक्सीडेंट लॉस तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू हो ही रहे ग्रेजुअल हो। ऑफ द अबव ओनली द फर्स्ट 2 फैक्टर्स आर कंसीडर्ड रिलीवेंट फॉर डेप्रिसिएशन। ये दोनों मान लेना। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, सुनो। कॉजेज ऑफ रीजन 3 and 4 आर कंसिडर्ड ओनली व्हेन दे अकर, जब वो होगा, विच इज ओकेजनल होते हैं एंड डू नॉट हैपन टू ऑल द असेट्स। समझ में आया? ऑब्सोलेंसेस और एक्सीडेंट्स। ठीक है। तो हमने आपके साथ, ठीक है, आज आपकी थ्योरी पूरी हो गई इसकी कंप्लीट, मुझे लग रहा है 2 पॉइंट और है। ऑब्जेक्टिव। ठीक है, निपटा देते हैं अभी। अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेप्रिसिएशन मीन्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर।
अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट in an accounting period a part of the cost of the asset is charged as an expense. ये तुम समझ पा रहे हो जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाते हो हर एक साल over the estimated useful life of the fixed assets. Depreciation is like any other expense and thus is a charge on profit. जैसे आप भैया इसको एक्सपेंस के तौर पर दिखाओगे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. समझ में आई बात. It is a charge every year and transfer to the debit of the profit and loss account for the year to determine correct profit or loss. ये हम फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर पर आपके साथ चर्चा कर चुके हैं. अब हम वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्यों है. तो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. पहला, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. चर्चा में इसमें बहुत कर चुका हूँ, सिर्फ रीड कर लेता हूँ. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू. इफ it is not accounted as an expense तो हमें correct profit earn or loss incurred for the accounting period will not be known. समझ में आया. चर्चा करूँ इसमें है, आ गया ना. अब जैसे तुमने ये देखा ट्रू एंड अ फेयर वैल्यू फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारे दिमाग में चिपक रखा, किसने चिल्ला चिल्ला के बता रखा है. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट shows give a true and a fair view of the financial position of the entity. Depreciation if not charged would result in assets being stated at a higher value. अगर आप depreciation charge नहीं करोगे तो आपको assets किस में दिखेगा, higher value पर दिखेगा. समझ में आ गया. As a result of this position statement, देखो position statement भी क्या होती है भैया, बैलेंस शीट ही होती है. would not present a true and a fair view of the financial position of the एंटिटी. ठीक है. थर्ड, टू डिटरमाइन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमको पता चल जाएगी. डेप्रिसिएशन इज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो होता ही है. फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी लोअर बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज अ रिजल्ट सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मे नॉट बी करेक्ट. अगर हम देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है, डेप्रिसिएशन हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन का पार्ट होता है. ठीक है. डेप्रिसिएशन हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या होता है, पार्ट होता है. अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, सोचो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने खर्चे कम दिखा रहे हो. इसका मतलब सपोज करते हैं एक्चुअल में खर्चे तुम्हारे होने चाहिए थे 100 रुपये. ठीक है. एक्चुअल में खर्चे होने चाहिए थे मान लो 100 रुपये. डेप्रिसिएशन ना लगाने की वजह से तुम्हारे खर्चे क्या हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे, कम दिख रहे हैं. कम क्यों? अरे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एग्जाम्पल सपोज करो, सुनो अरे सुनो मेरे भाई सुनो. अदर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की. ठीक है. ठीक है भाई जी. मैंने आपको बोला अदर एक्सपेंसेस, सपोज करते 100 है. डेप्रिसिएशन है मेरे पास मान लो 40. तो इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या आ रही है, जो सही वाली है 140. लेकिन अगर आप इसको नहीं लगाओगे, अगर आपने इसको अगर नहीं लगाया सपोज करते, तब कितनी आएगी खाली. अब आया है समझ में. तो ये कह रहे हैं. ठीक है भाई जी. तो वो कह रहे हैं आपको टू डिटरमाइन करेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन इज एन एलिमेंट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. इफ इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी लोअर बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज अ रिजल्ट सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मे नॉट बी करेक्ट. फोर्थ, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट. कल के दिन आपको नई मशीनरी भी तो चाहिए. सही बोल रहा है, प्रॉफिट मिलेगा ना, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा. तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है. व्हेन इट इज चार्ज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड assets after the expiry of their estimated useful life. पांचवा है लास्ट है टू comply with legal provisions. It is necessary to charge a depreciation to comply with the provisions of the Companies Act and Income Tax Act. Companies Act और Income Tax Act भी बोलता है कि भैया आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. ठीक है. ठीक है. जी यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है भाई साहब. तब तक मैं आपको इसके नोट्स देता हूँ, आप इसके नोट्स बनाओ. ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.